डियर स्टूडेंट्स, हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, साथ ही नव माल्थसवाद सिद्धांत के बारे में भी जाना। इसके बाद हमने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। आज इस ई लेक्चर में हम जनसंख्या के जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जनसंख्या का नवीनतम सिद्धांत है। विभिन्न जनसंख्या शास्त्रियों ने विभिन्न देशों के जनसंख्या आंकड़ों का अध्ययन किया और उसके आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास पर उस देश की जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित होती है। कहने का मतलब ये है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में जहाँ निर्धन लोग हैं, अधिक हैं, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक मिलेगी, और जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम होती है। यानी दोनों ही प्रदेशों के जनांकिकी प्रतिरूप में अंतर देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्रदेश उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की अवस्था से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात वह पिछड़ी अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या समर्थन कई विद्वानों ने किया, जिनमें प्रमुख हैं वारेन थॉम्पसन, F.W. नोटेस्टीन, T.W. शूल्स, C.P. ब्लेकर, D.O. काउगिल आदि। अब हम बात करेंगे कि जो ये जनसंख्या जनांकिकी जो संक्रमण है, ये 5 अवस्थाओं से गुजरता है। यानी प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को जनसंख्या वृद्धि की 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन अवस्थाओं को हम इस आरेख में देख सकते हैं। इस अक्ष पर आपको समय दिया गया है, यहाँ पर आपको डेथ रेट और बर्थ रेट दी गई है जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर है। आपके पास 5 अवस्थाएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आपका जन्म दर का वक्र है, ये आपका मृत्यु दर का वक्र है। इन दोनों के अंतर के आधार पर हम किसी भी देश में जनसंख्या की जो आकार है, उसकी जो स्थिति है, उसको जान सकते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज की चर्चा करेंगे, प्रथम अवस्था की। यानी हम इस अवस्था की बात कर रहे हैं। इस अवस्था, यह जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक रहती हैं। जैसा कि आप आरेख में देख सकते हैं कि यह 40 प्रति 1000 व्यक्ति से अधिक है। ये अधिकांशतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, अपौष्टिक भोजन, स्वस्थता के अभाव होने के कारण इन प्रदेशों में मृत्यु दर उच्च रहती है। साथ ही कम उम्र में विवाह होने से, शिक्षा के अभाव होने से यहाँ पर जन्म दर उच्च होती है, और कई धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं, जिसके कारण इस अवस्था में जन्म दर भी उच्च होती है। यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, जिससे यहाँ पर जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि दर अधिक नहीं होती है, क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर संतुलित कर देती है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका के कई देश आज इसी अवस्था में हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज आपकी ये है। यह पिछड़ी अर्थव्यवस्था से अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने वाली अवस्था है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है द्वितीय अवस्था में आ जाती है। पर्याप्त भोजन की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में और उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है, जिससे यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो घटने लगती है। लेकिन जन्म दर को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे यहाँ जन्म दर में गिरावट जो है बहुत ही कम होती है। यानी जन्म दर जो है 40 व्यक्ति प्रति 1000 से अधिक है, और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होने लग जाती है। इसके कारण यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर काफ़ी बढ़ जाता है। जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होती है, जिससे यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि दर बहुत अधिक हो जाती है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। भारत है, चीन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी देश जो हैं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में या अवस्था में है, जहाँ जन्म दर तो अभी भी उच्च है और मृत्यु दर में धीरे कमी हुई है। अब हम बात करेंगे तीसरी स्टेज की। तीसरी स्टेज में आप देख सकते हैं
कि धीरे-धीरे आर्थिक विकास होने से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का झुकाव जो है उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर होने लगता है। ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगती है। धार्मिक अंधविश्वास, प्राचीन परंपरागत मान्यताओं के प्रति धीरे-धीरे विश्वास कम होने लगते हैं। महिलाओं में भी शिक्षा का प्रसार होता है, जागरूकता बढ़ती है, आर्थिक क्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ती है, छोटे परिवार की लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है। और इसी कारण और साथ ही साथ में यहाँ पर इन सब कारणों से जो है जन्म दर में धीरे-धीरे गिरावट आने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड स्टेज में जन्म दर में गिरावट हो रही है। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के अधिक प्रभावी होने से मृत्यु दर में भी जो है गिरावट होती है या वो निम्न होती है। लेकिन इस अवस्था में भी जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर रहता है। इसलिए यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि अधिक रहती है और यह भी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में ही आती है। यानी सेकंड और थर्ड स्टेज जो है जनसंख्या इस विस्फोट की स्टेज कही जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं कि यह अवस्था उस समय आती है जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत ही ऊंचा उठ जाता है। विवाह जो है अधिक उम्र में होते हैं, अधिकांश लोग जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, छोटे परिवार की प्राथमिकता होती है, सुविधाओं का भी अधिक विस्तार हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ जन्म दर में भारी गिरावट आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जन्म दर जो है बहुत ही कम हो गई है। साथ ही उन्नत किस्म की चिकित्सा सुविधाओं के कारण या वो उनके अति विकसित होने के कारण मृत्यु दर भी जो है कम ही होती है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर जो है वो बहुत ही कम होता है और या नगण्य होता है। इसलिए यह स्थिर जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विश्व के अधिकांश विकसित देश जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं। अब इस अवस्था के बाद हम पांचवी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवी जो अवस्था है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अति आर्थिक विकास की अर्थव्यवस्था है। इस अवस्था में जो है मृत्यु दर आप देख सकते हैं, मृत्यु दर लगभग स्थिर है। मृत्यु दर में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आए हैं, लेकिन जन्म दर में गिरावट होने लगती है और जन्म दर जो है मृत्यु दर से भी कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो नकारात्मक होती है, यानी जनसंख्या कम होने लगती है। वर्तमान में जैसे फ्रांस जो है वो इसी कंडीशन से, इसी अवस्था से गुजर रहा है और वहाँ जनसंख्या आकार छोटा होने लगा है और अब यह उन देशों के लिए चिंता का विषय है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम जनांकीय संक्रमण की पांचों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से लिखेंगे। अब हम इसकी आलोचनाओं की बात करेंगे। यदि हम इसकी आलोचनाओं की बात करते हैं तो इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी भी देश की जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं में कितना समय लगता है, यानी यह कोई भी देश किसी अवस्था से कितने लंबे समय तक गुजरता है, इस समय का हमें नहीं पता चलता है। साथ ही जनांकीय संक्रमण से आर्थिक विकास नहीं होता है, वरन आर्थिक विकास के कारण जनांकीय संक्रमण पर प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत जो है जनांकीय संक्रमण की अवस्था और आर्थिक विकास की अर्थव्यवस्था में निश्चित संबंध स्थापित नहीं कर पाया है, तो उसके कारण भी जो है इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई हैं। लेकिन हम यदि वर्तमान में बात करें तो जितने भी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें से सबसे अधिक मान्य सिद्धांत जो है वो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हमने जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जाना। आप प्रत्येक सिद्धांत के बारे में शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। जनांकीय संक्रमण की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तार से लिखेंगे और इनके आरेख भी बनाते हुए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जनसंख्या से संबंधित जो सेकंड यूनिट के सभी टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद।